ओके सो अभी तक क्या पढ़ रहे थे, काफ़ी गैप भी हो गया था हम लोग की क्लासेस को, तो एक बार जल्दी से मैं रिकैप कर देता हूँ अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो अभी तक हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स में देखो व्हाट इज़ डायरेक्ट टैक्स, इस हम लोगों ने पढ़ लिया था। हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है ये सब अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, फिर अब हम लोग बात कर रहे थे क्या, आज हम लोग को स्टार्ट करना था बेसिकली इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। ओके, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस में अच्छा एक और चीज़, पर्सन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो पर्सन भी हो गया था हम लोग का। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की, जो कि बहुत ज़रूरी है जानना, बिना इनको जाने हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो वही है टू अंडरस्टैंड द इनकम टैक्स। अगर हम इनकम टैक्स एक्ट, जिस तरह से हम लोगों ने जब अकाउंटिंग पढ़ी थी तो उस टाइम पे हमने क्या देखा था, हम लोगों ने ये समझा कि एसेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, इनकम क्या होता है। उसी तरीके से जब आप इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो इनकम टैक्स पढ़ने के लिए भी कुछ टर्म्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बिना इन टर्म्स के नॉलेज के हम लोग इनकम टैक्स पढ़ ही नहीं सकते हैं। जस्ट लाइक इसमें सबसे पहला जो आता है, इसमें सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बताऊंगा, असेसी। ठीक है ना, असेसी किसे कहते हैं। असेसी की बात करें तो ये जो डिफाइन किया गया है, ये इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 2 की सबसेक्शन 7 में, जैसे कि सब लोगों को पता है सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशंस एक्सप्लेन किए गए हैं, तो इसमें एसएससी भी डिफाइन किया गया है। तो एसएससी किसे कहते हैं, द पर्सन हु पे टैक्स, या फिर कह लो टैक्स पेयर। टैक्स पेयर को ही हम लोग क्या कहते हैं, एसएससी कहते हैं। तो इनकम टैक्स की लैंग्वेज में अगर समझें तो टैक्स पेयर को ही क्या कहा जाता है, इनकम टैक्स की लैंग्वेज में एसएससी कहा जाता है। तो ये लॉ की लैंग्वेज है एसएससी। नॉर्मल लैंग्वेज में तो हम लोग टैक्स पेयर शब्द का यूज करते ही करते हैं। ठीक है, और ये किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 2 की सबसेक्शन 7 में डिफाइन किया गया है। ठीक, वैसे इसको कई लोग क्लॉजेस भी बोलते हैं, 2 की क्लॉज 7। अब देखते हैं यहाँ पे, इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे असेसी होता कौन है। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है द पर्सन हु पे टैक्स। पे पर्सन के बारे में हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, पर्सन किसे कहते हैं, जो सेक्शन 2 की सबसेक्शन 31 में डिफाइन किया गया है, जिसमें याद होगा सब लोग को, इंडिविजुअल होता है, एचयूएफ होता है, ठीक है ना, फर्म होता है, कंपनी होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सारे के सारे होते हैं क्या, पर्सन। तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग को आगे पढ़ना था प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। व्हाट इज प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में। तो ये सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, द ईयर इन विच वी अर्न इनकम, जिस साल हम इनकम कमाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर कहते हैं। ठीक है, एंड द असेसमेंट ईयर इज व्हाट, असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है, द फॉलोइंग ईयर ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का जो अगला साल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर के अगले साल को ही हम लोग क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अब इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल से आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। तो अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें और हम लोग क्या बात करें, असेसमेंट ईयर की। ठीक, एक इसका फॉन्ट सही कर लिया जाए। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, जैसे कि हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर जिस साल हम इनकम कमाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर। जिस साल हम इनकम क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उस साल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर। नॉर्मली लैंग्वेज में कई लोग इसको फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। इनकम टैक्स में ज़्यादातर हर जगह आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर तो हम टर्म वाइज पढ़ रहे हैं, बट एग्जैक्टली फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर बोलो या फिर प्रीवियस ईयर बोलो। तो अगर हम लोग इसको तो और जूम कर लिया जाए, अब ज़्यादा सही है। अगर प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर कह लो 2015-16 है, ठीक है, अगर ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है,
तो जाहिर सी बात है इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, इसका असेसमेंट ईयर होगा 2016-17। यानी हमारा इनकम टैक्स कहता है कि आराम से इस साल कमाओ, 2015-16 में आपने सपोज करो कमाया, और उसका टैक्सेस कब देना है, 2016-17 में। ठीक है, 1 मिनट। ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, 2015-16 की। तो 2015-16 में अगर हम कमा रहे हैं तो जाहिर सी उसका टैक्स हमें कब जमा करना है, 16-17 में। और अगर हम 2016-17 में भी तो कमाएंगे, तो 16-17 में जो कमाएंगे उसका टैक्स जो जमा होगा वो 2017-18 में जमा होगा। इसी तरीके से 2017-18 में जो हम कमाएंगे उस पर टैक्स कब देना होगा हमें, 2018-19। 2018-19 में जो कमाए उस पर हमें टैक्स कब देना है, 2019-20। सबको पता है 2019-20 में जो लोग कमा चुके ना मार्च 2020, उसका टैक्स इस समय दे रहे हैं 2020-21। तो अगर कोई पूछता है, ठीक है ना, अगर आपसे कोई पूछता है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के बारे में, ठीक है, तो बहुत ही इजीली आप ये डिफाइन कर सकते हो। और अगर पूछा जाता है कि इस समय कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, ठीक है, इस समय कौन सा असेसमेंट ईयर का चल रहा है, तो इस समय क्या बोलोगे, 2020-21। इस समय 2020-21 चल रहा है, ध्यान रहे। और सबको पता है 2020-21 में लोग कमा भी रहे हैं, और इस पे जो टैक्स लगेगा ये 2021-22 में, तो अभी तो आए नहीं है, अभी तो हम सिर्फ कमा रहे हैं। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि इस समय कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है, तो असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंगली हम लोग सिंपली बोल सकते हैं क्या कि असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है, हमारा 20-21 चल रहा है असेसमेंट ईयर, ठीक है। और अगर हमसे कोई पूछेगा व्हाट इज फाइनेंशियल, इसमें फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है, तो इस समय वही चल रहा है, 20-21 ही चल रहा है। अच्छा, अगर इस समय असेसमेंट ईयर 2020-21 चल रहा है, तो अगला क्वेश्चन उठता है, बताओ किस साल की इनकम पे समय क्या टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, 2019-20 में। ठीक, तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन यही है, प्रीवियस ईयर जिस साल हम इनकम कमाते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन वाइज जाएं तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सी बनाई गई है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, इस साल हम लोग क्या कर रहे हैं, इनकम कमा रहे हैं, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रीवियस ईयर कह रहे हैं। तो जरा देखिए, इस साल हम इनकम क्या करते हैं, अर्न करते हैं, प्रीवियस ईयर में हम क्या कर रहे हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं। और असेसमेंट ईयर में क्या कर रहे हैं, हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं। दो काम करते हैं, टैक्स कैलकुलेट करते हैं एंड पे भी करते हैं। तो टैक्स पे करना होता है और साथ ही साथ एक और काम करना होता है, आईटीआर फाइल करना होता है। आईटीआर फाइल मतलब होता है अपना आय का ब्यौरा गवर्नमेंट को हमें जमा करना होता है। तो दो काम हमें करने होते हैं, पहला नंबर टैक्स पे करना है, दूसरा नंबर आईटीआर फाइल करना है। तो ये दो काम हम लोग को करना होता है। अब यहीं पे मैं आपको एक एक्सेप्शन की बात बताता हूँ। एक्सेप्शन, अब एक्सेप्शन देखिए क्या है, अब इन दोनों के बीच में देखो एक्सेप्शन भी आ जाता है। नाउ व्हाट इज एक्सेप्शन, देखो एक्सेप्शन ये है कि कई ऐसे केसेस होते हैं, ठीक है ना, कई ऐसे केसेस एक्सेप्शन है, बेसिकली क्या है, सीधे सीधे लिख देता हूँ, एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स प्रीवियस असेसमेंट ईयर का एक तरीके से अपवाद के रूप में आया। अब जो देखते हैं अपवाद है क्या, ये अपवाद ये है कि गवर्नमेंट कहती है इसी साल आप अर्न करो, है ना, इसी साल आप क्या करना है, आपको अर्न करना है, और इसी साल आपको क्या करना है, टैक्स भी पे करना है।
ये क्या कैसी बात हो गई? यानी गवर्नमेंट ने कहा फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर के एंड तक ही आपको टैक्स क्या कर देना है, जमा भी कर देना है। इसी साल आप कमाओ भी, इसी साल आपको टैक्स भी पे कर देना है। तो फिर अब असेसमेंट ईयर में रह क्या जाएगा, क्या करना क्या रह जाएगा? बस एक ही चीज रह जाएगा, आईटीआर फाइल करना रह जाएगा। नहीं समझे? नॉर्मल केस ऊपर का दे रखा है, हम इस साल अर्न करते हैं, इस साल हम टैक्स पे करते हैं, आईटीआर फाइल करते हैं। फिर एक एक्सेप्शन आया एडवांस टैक्स, क्योंकि देखो जब तुम किसी को भी समझाओगे ना, सर प्रीवियस ईयर में सर हम इनकम कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में हम उसका टैक्स पे करते हैं या आईटीआर फाइल करते हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग इस पे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि नहीं नहीं, हम तो प्रीवियस ईयर के एंड तक हमें टैक्स जमा कर देना होता है। तो जब वो ये बात कहे ना, तो एकदम क्लियर रखिएगा कि प्रीवियस ईयर असेसमेंट की डेफिनेशन आज भी नहीं चेंज है, आज भी वही है। प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल हम इनकम कमाएंगे, असेसमेंट ईयर का मतलब जिस साल हम उस पर टैक्स पे करेंगे, आईटीआर फाइल करेंगे। अब जरा देखिए यहाँ पे, अब एडवांस टैक्स बेसिकली है क्या? एडवांस टैक्स का नियम ये है कि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये या 10,000 रुपये से ज़्यादा आती है, फिर गवर्नमेंट को था क्या, इस साल कमा रहे थे लोग, इस साल टैक्स पे कर रहे थे, तो गवर्नमेंट को बहुत वेट करना पड़ता था, पूरे साल भर वेट करना पड़ता था, तब जा करके टैक्स आता था। गवर्नमेंट को चाहिए था कि अगर हमें समय से पहले टैक्स मिलेगा तो हम ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, तो इसके लिए उसने एडवांस टैक्स का कानून लाया। एडवांस टैक्स का कानून ये था, पहले तो 5,000 रुपये था, अब इस समय 10,000 रुपये, कि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 या 10,000 से ज़्यादा आती है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना कंपलसरी है। अब इसमें क्या है, इसी साल अर्न करो, इसी साल टैक्स पे करो। हमारे टैक्स पे करने की लायबिलिटी तो अगले साल होती है, लेकिन हम समय से पहले जमा कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडवांस टैक्स कहते हैं। फिर असेसमेंट ईयर में क्या रह जाएगा, आईटीआर फाइल करना। तो असेसमेंट ईयर में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आईटीआर फाइल करना है। तो मेरे ख्याल से ये प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर सबको समझ में आ गया होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं। एक चीज मैं सर एक बता दूं। क्वेश्चन था सर। हाँ पूछिए अनु। सर कह रहे थे कि जब टैक्स हम पे कर देंगे, जिस साल हम वर्क करना है उसी साल हम पे कर देंगे, तो आईटीआर भी तो उसी समय फाइल कर सकते हैं। नहीं, आईटीआर के लिए इन्होंने असेसमेंट ईयर का ही समय दिया हुआ है, असेसमेंट ईयर से पहले आप आईटीआर फाइल नहीं कर सकते। यस सर। बिल्कुल सही है कि टैक्स आप पे कर सकते हो मार्च में, 31 मार्च को जमा कर दो, 15 मार्च 20 मार्च को जमा कर दो, बट आईटीआर तो हमें फाइल करना होगा असेसमेंट ईयर में ही। ठीक है, यही तो नियम है। यस सर। देखो 3 काम ही हमें करना है, कमाना है, टैक्स पे करना है, आईटीआर फाइल करना है। तो नॉर्मल केस में तो हम अर्न पहले करते हैं और टैक्स पे और आईटीआर फाइल अगले असेसमेंट ईयर में करते हैं। लेकिन वही एडवांस टैक्स के केस में 2 काम पहले हो जाता है, 1 काम रह जाता है, वो लास्ट में होता है असेसमेंट ईयर में। ओके सर। समझ में आ गया? अब एडवांस टैक्स जरा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट और हम लोग जान लें, वो अपने नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, कि कौन कौन आईटीआर फाइल नहीं करता है। ठीक है, कौन कौन आईटीआर फाइल नहीं करता है, ये भी हम लोग सीख लेते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। ठीक है, तो कौन कौन आईटीआर फाइल नहीं करता है, चलिए इसको समझते हैं। हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे आईटीआर? चलिए यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। हु इज नॉट लाइबल टू पे एडवांस टैक्स। ठीक है ना, तो ये सबसे पहली चीज, इसका आंसर है सबसे पहला, जाहिर सी बात है, सीनियर सिटीजन। ठीक है ना, अगर कोई सीनियर सिटीजन है, ठीक है ना, नॉट हैविंग पीजीबीपी इनकम, तो उसे एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन सब लोग समझ रहे हो, 60 साल है, 60 साल से अबव, तो ऐसे केस में आपको पीजीबीपी और हाँ, आपके पास पीजीबीपी की इनकम नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं है, तो ऐसे केस में आपको आईटीआर, आपको एडवांस टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं है। सर लेकिन जिसका इनकम बहुत ज्यादा होता है सीनियर सिटीजन का, बोल तो दिया, तब पीजीबीपी चाहे जितना भी हो, बस पीजीबीपी हेड ना हो। जैसा कि अमिताभ बच्चन देखिए सर, वो करोड़ों इनकम पीजीबीपी में आता है ना, वो प्रोफेशनल है ना, इज अ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल।
तो अगर प्रोफेशन की इनकम आ गई तब तो उसे एडवांस टैक्स देना पड़ जाएगा, या बिजनेस है तो एडवांस टैक्स देना पड़ जाएगा। मैंने साफ साफ लिख दिया कि सीनियर सिटीजन नॉट हैविंग पीजीबीपी इनकम, पीजीबीपी इनकम नहीं होनी चाहिए। तुम मान लो कंपनी के, तुम आरबीआई के गवर्नर हो या एम्प्लॉय हो, वहाँ पे काम कर रहे हो, या कोई और बहुत बड़ी पोस्ट है जहाँ पे तुम्हारी सैलरी, सपोज सीनियर सिटीजन हो गया, तुम पेंशन ही पा रहे हो 20-25 लाख रुपए, कोई टेंशन नहीं, तुम्हें आईटीआर, तुम्हें एडवांस टैक्स देना ही नहीं है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि पीजीबीपी इनकम तो है नहीं तुम्हारी। एक सीनियर सिटीजन अगर उसकी, बस मैंने साफ साफ कह दिया पीजीबीपी इनकम नहीं होनी चाहिए। पीजीबीपी इनकम नहीं है तो ऐसे में उसे एडवांस टैक्स देने की कोई दरकार है ही नहीं। अगला, सर कोई अगर प्रोफेशनल इनकम हो रहा है, साथ में एग्रीकल्चर भी हो रहा है, तब भी जरूरी नहीं है एडवांस सीधा टैक्स? सीधा बोल दिया नॉट हैविंग पीजीबीपी। अगर एक रुपया भी पीजीबीपी इनकम है तब आप एडवांस टैक्स देना पड़ जाएगा। यस सर। ठीक है। अब एडवांस टैक्स किसे नहीं देना पड़ता है? बिजनेस। अगर हम बात करें क्या, बिजनेस कम्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है। तो अगर कोई भी अगर बिजनेस है जो कंपोजिशन स्कीम के तहत आता है, या कंपोजिशन स्कीम तो हम लोग वहाँ बोलते थे, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। ठीक है। तो प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में अगर आते हो आप, प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन स्कीम हम लोग पढ़ेंगे आगे कि एक बिजनेसमैन होता है, जाहिर सी बात है, जिसका टर्नओवर अगर कम है ना, 1 करोड़ के अंदर होता है या 2 करोड़ के अंदर होता है, प्रोफेशनल्स होता है 50 लाख रुपए दे रखा है लिमिट, उसके नीचे है तो उसको एक सर्टेन % प्रॉफिट दिखा देनी होती है, फिर गवर्नमेंट उसकी कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक नहीं करता है। तो कोई भी अगर बिजनेसमैन है जो प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में आ रहा है ना, बिजनेसमैन कम्स अंडर द प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, उसे भी एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और तीसरा तो सब लोग को पता है, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी लेस देन कितना है 10,000 आ रही है तो भी आपको क्या नहीं देना है, तब भी आपको एडवांस टैक्स नहीं देना है। तो सीधे से देखो, ये भी हमें पता होना चाहिए कि किसको एडवांस टैक्स देना है, किसको एडवांस टैक्स नहीं देना है। तो देखिए अभी हम लोग, मुझे पता है अभी कई लोग ये चीज़ तो याद रहेगा कि 10,000 से कम हो तो टैक्स लायबिलिटी, तो एडवांस टैक्स नहीं देना है। सीनियर सिटीजन वाला भी पॉइंट मेरे ख्याल से याद रहेगा। ये बिजनेसमैन वाला भी नहीं समझ में आएगा, बिजनेसमैन वाला हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। तो ये हो गया हम लोग का एडवांस टैक्स के बारे में प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। वापस आते हैं डेफिनेशंस पे। क्या रह गया था? हमने प्रीवियस ईयर समझ लिया सेक्शन 3, असेसमेंट ईयर समझ लिया सेक्शन 2 की सबसेक्शन 9। तो असेसमेंट ईयर को कई लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग ईयर प्रीवियस ईयर का अगला साल ही असेसमेंट ईयर होता है, या फिर ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि द ईयर इन विच वी पे टैक्सेस ऑन द प्रीवियस ईयर इनकम। उस साल, भाई उस साल को असेसमेंट ईयर कहते हैं जिस साल हम प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स पे करते हैं। तो ये चारों टर्म्स क्लियर हो गए। अब एक छोटा सा असाइनमेंट है, ठीक है, इस असाइनमेंट को हम लोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 17-18 अगर प्रीवियस ईयर है तो इसका असेसमेंट ईयर बताइए क्या होगा, कोई भी बता दे। 18-19 बिल्कुल सही है। ओके, अगर 19-20 अगर असेसमेंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? 18-19। 18-19। चलिए ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर 1 जनवरी 2018 से लेकर के 31 मार्च 2018 है तो बताइए असेसमेंट ईयर क्या होगा? असेसमेंट एक सर, यहाँ 1 अप्रैल सर क्वार्टरली यहाँ पे तो लिख रहे हैं 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019। बिल्कुल सही है। 18-19 होगा। 18-19 ना, सीधा सीधा 18-19 होगा। अब एक चीज सर तो ये 3 मंथ का क्यों दे दिया यहाँ पे? 1 जनवरी क्यों कर दिया? अरे घूम फिर के व्हाट 17-18 में आ रहा है ना, यस सर। चाहे जो भी डेट लेगा 17-18 के बीच में आ रहा है, तो 17-18 में ना ये बीच में आया। किसी ने जनवरी से किसी कंपनी को ज्वाइन किया, सैलरी पाना शुरू किया जनवरी मार्च, अगले साल उसको टैक्स 3 ही महीने पे देना होगा ना असेसमेंट ईयर में। तो ये उसको बताइए, जरूरी तो, उसका इनकम कम होगा तो टैक्स जरूरी तो है नहीं देना। हाँ इनकम कम होगा तब नहीं, ठीक है। अब इधर देखिए सब लोग,
30 मार्च 2019 से लेकर के 31 मार्च 2019। अब बताइए इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? बोलिए, तो सिंपल क्वेश्चन है। 19-20 सर। 19-20 बिल्कुल सही। 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31, एक दिन भी हो, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। अब चूंकि हम लोग पर्सन पहले ही पढ़ चुके हैं तो मैं पर्सन दोबारा डिफाइन नहीं करूंगा। अब आपको डिटरमाइन करना है द टाइप ऑफ फॉलोइंग पर्सन, कौन सा पर्सन है ये। चलिए सबसे पहले बताइए, गोरखपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये उन 7 असेसीज, 7 लीगल असेसीज मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना, इंडिविजुअल एचयूएफ ये सारे के सारे। अब इसमें आपको सबसे पहले बताना है कि गोरखपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन किस असेसी में आता है, कौन सा पर्सन है ये, किस लीगल स्टेटस में आएगा, कोई भी बताए। ओके बता रहा हूँ। आर्टिफिशियल जनरेशन पर्सन जी नहीं, लोकल अथॉरिटी में आएगा। किसमें लोकल आएगा? अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी। अच्छा आप बताइए, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक किसमें होगा? कंपनी। ध्यान रहे जितने भी बैंक होते हैं, ठीक है ना, जितने भी बैंक होते हैं वो सबके सब क्या हैं? जितने भी बैंक होते हैं वो सबके सब क्या है? कंपनी है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए दे रखा है क्या, एमएस धोनी। अब एमएस धोनी देखिए क्या है, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल। एमएस धोनी ध्यान रहे इंडिविजुअल में आ जाएगा। भारत संचार निगम लिमिटेड, अब बताइए ये किस में आएगा? कंपनी में आ गया, बिल्कुल सही। प्रशांत कुमार शाही एचयूएफ, नाम से ही क्लियर है, एचयूएफ में आ गया। डीडीयू यूनिवर्सिटी, जुडिशियल पर्सन से, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, बिल्कुल सही। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। एलएलपी, एलएलपी सुना है? मैं फुल फॉर्म सुने लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये तो फर्म होगी ना, फर्म हो गया। चलिए गुप्ता एंड कंपनी, कंपनी हो गई। जी नहीं, कंपनी नहीं है, गुप्ता एंड कंपनी क्या है? फर्म है, पार्टनरशिप फर्म। जब तक लास्ट में लिमिटेड शब्द ना लगा, आप चूंकि एचडीएफसी बैंक लिखा था, आपको पता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है ना। अब यहाँ पे बस लोग लेकिन जानते हैं एचडीएफसी बैंक, एसबीआई लिखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या है? वो भी कंपनी है, ठीक है। कंपनी। तो ये दोनों असाइनमेंट सबको समझ में आ गया? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है क्या, हेड्स ऑफ इनकम। तो इनकम के कितने हेड्स होते हैं? तो हेड्स ऑफ इनकम में देखेंगे तो 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। कितने हेड्स ऑफ इनकम है? 5 हेड्स ऑफ इनकम। एक मिनट, क्लास ले रहा हूँ, एक मत बजाओ ना, रिकॉर्डिंग चल रही है, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम जो देखते हैं, सबसे पहला क्या है? सैलरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सेकंड नंबर पे? हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या है? कैपिटल गेन। नेक्स्ट क्या है? बिजनेस एंड प्रोफेशन। एंड लास्ट क्या है? अदर सोर्स की इनकम। तो अगर हम लोग बात को जरा समझें तो सिंपल सी चीज़ है, सैलरी हेड की इनकम सबसे पहली हेड की इनकम आती है। सबसे पहले हेड में क्या आ जाता है? सैलरी, ठीक। सैलरी के बाद क्या आती है? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी समझ रहे हैं सब लोग, यानी मकान को अगर हम किराए पे उठा दें, अपने मकान को अगर हम किराए पे उठाए तो किराए से जो इनकम आती है वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम में आएगी। देन कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में क्या होता है? अगर हम उसी घर को बेच दें, अगर उस घर को बेचते हैं या कोई जमीन बेच रहे हैं, उस पर अगर कुछ प्रॉफिट हो रही है तो वो किस में आ जाता है? वो कैपिटल गेन में आ जाता है, ध्यान रहे वो कैपिटल गेन में आएगा। नेक्स्ट बिजनेस एंड प्रोफेशन।
जिसको शॉर्ट में हम लोग पीजीबीपी कहते हैं, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। एंड लास्ट क्या है, अदर सोर्स। अदर सोर्स यानी जो सैलरी इनकम नहीं है, जो हाउस होल्ड इनकम नहीं है, कैपिटल गेन में नहीं आती, पीजीबीपी में नहीं आती, जाहिर सी बात है किस में आएगी, अदर सोर्स में आएगी। जैसे लॉटरी इनकम हो गई, ठीक है, जैसे लॉटरी इनकम आपका हो गया, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में अगर आपने जीत लिया तो वो भी क्या हो गया, वो भी अदर सोर्स की इनकम है। ओके, कहीं से अगर सपोज करो बैंक में पैसा जमा था, उस पर इंटरेस्ट मिल गया तो ये भी क्या अदर सोर्स की इनकम है। डिविडेंड शेयर में पैसा लगा के रखे हैं, उस पर डिविडेंड मिल रहा है तो वो भी क्या अदर सोर्स की इनकम है। तो इस तरह की डिफरेंट इनकम से जो अदर सोर्स में आएंगी। बाकी ये 5 है टोटल डिफाइन किया। देखो इनकम, एक इंसान, एक पर्सन इनकम बहुत डिफरेंट तरीके से कमा सकता है, ठीक है, बहुत डिफरेंट तरीके से कमा सकता है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम के 5 ही हेड डिफाइन किए हैं कि जो भी इनकम आप कमा रहे हो, किसी भी सोर्स से कमा रहे हो, वो इसी 5 हेड में से आएगी। अब मैंने यहाँ पे एक शब्द यूज किया, सोर्स ऑफ इनकम, तो हमें ये भी समझ में आना चाहिए व्हाट इज सोर्स ऑफ इनकम। तो यहाँ पे हेड्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ इनकम में डिफरेंस भी आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जांपल दिया है। अब मेरे पास सपोज करो 3 मकान है, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। अगर मेरे पास 3 मकान है और मैं तीनों मकान को रेंट पे उठा दिया और तीनों मकान से रेंट की इनकम आ रही है, तो जाहिर सी बात है सोर्स तो 3 है। सोर्स कितने हैं, 3 है, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, 3 सोर्स से इनकम आ रही है। लेकिन हेड ऑफ इनकम क्या, एक ही है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये हो गया हेड्स ऑफ इनकम एंड सोर्सेज ऑफ इनकम। अब इस पे आते हैं क्या, स्टेट द हेड ऑफ इनकम। अगेन एक छोटा सा असाइनमेंट है, इसमें आपको ये डिस्कस करना है हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, रेंट रिसीव्ड बाय रेंटिंग सेकंड फ्लोर ऑफ अ हाउस। अगर हमने मकान का जो सेकंड फ्लोर है उसको अगर रेंट पे उठा दिया तो इससे जो इनकम आएगी वो कौन से हेड की इनकम आएगी, बताओ इसमें से कौन से हेड की इनकम है। हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी की यस इनकम, सर। चलिए ठीक है। सैलरी रिसीव्ड बाय ओएनजीसी लिमिटेड, सैलरी है। सैलरी। सैलरी हेड की इनकम। यस सर। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम रिलायंस लिमिटेड, अदर ये अदर अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस, चलिए बहुत बढ़िया। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग, कैपिटल गेन। कैपिटल प्रॉफिट एंड फैमिली कैपिटल पेंशन गेन रिसीव्ड सर। बाय द विडो। अदर सोर्सेस। ये चीज, अदर पेंशन अगर होती ना, पेंशन होती तो सैलरी हेड की इनकम में जाती, लेकिन फैमिली पेंशन है, यस विडो को मिल रही है, उन्हीं डेथ की, पेंशनर की डेथ पर उसकी वाइफ को फैमिली पेंशन मिल रहा है, तो ये अदर सोर्स की इनकम है। प्रॉफिट फ्रॉम कन्फेक्शनरी बिजनेस, कन्फेक्शनरी वही बेकरी शॉप। प्रॉफिट फ्रॉम कन्फेक्शनरी बिजनेस, पीजीपीपी सर। पीजीबीपी, बिल्कुल सही। तो सब लोग को ये समझ में आ गया। यस सर। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, ग्रॉस टोटल इनकम सर की। एक मिनट सर। सर हाँ बोलो बोलो। अगर कोई आदमी एक्टिंग करके बिजनेस एक्टिंग करके पैसा कमाता है तो वो प्रोफेशन, पीजीबीपी के अंदर है। आर्टिस्ट, उनको आर्टिस्ट बोला जाता है ना, वो तो पीजीबीपी वो में आएगा, बिल्कुल पीजीबीपी। सही। और जिसका बिजनेस है, बिजनेस से पैसा कमाता है, वो भी हम्म, पीजीबीपी। वो भी पीजीबीपी में आएगा। जी हाँ, दो शब्द है ना, एक बिजनेस है और एक प्रोफेशन है, दो शब्द आते हैं। तो बिजनेसमैन भी उसी में आ जाता है और प्रोफेशनल्स भी इसी में आ जाते हैं, पीजीबीपी हेड ठीक में। है सर। चलिए अब हम लोग को देखना है क्या, और इंटरनेशनल पेंटर है तो वो भी पीजीबीपी में आएगा। हाँ प्रोफेशन। अब हम लोग बात यस करेंगे किसकी, ठीक है। हाँ ग्रॉस टोटल इनकम की बात करेंगे। व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब क्या है, इसको हम लोग कंप्यूटेशन से कर लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ GTI, ठीक है।
सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या इनकम फ्रॉम सैलरी है ना। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी हम लोग देखेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी में फिर क्या जुड़ेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जोड़ेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बाद फिर अगला हेड होता है क्या, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, फिर क्या जुड़ेगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन, ठीक है। कैपिटल गेन जोड़ देंगे। कैपिटल गेन के बाद फिर क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। इन सबको जब हम जोड़ेंगे तब जाकर के हमें क्या पता चलेगा, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जो पांचों हेड के इनकम को हम लोग जोड़ते हैं तब जाके आता है ग्रॉस टोटल इनकम। अब ये जो भी ग्रॉस टोटल इनकम आता है, ठीक है, इसमें से लेस करेंगे क्या, क्या लेस करेंगे भाई, डिडक्शन मिलता है, गवर्नमेंट हमें बताती है 80C से लेकर के 80U। तो ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, 80C से 80U के डिडक्शंस। ये डिडक्शंस हम लोग क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। और जैसे इसको लेस करते हैं अब आता है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टैक्सेबल इनकम। या फिर कई लोग इसको क्या कहते हैं, टोटल इनकम। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो ये है टोटल हिसाब जो आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के बाद फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के बाद फिर क्या होता है, इसी को टोटल जिस पांचों हेड के इनकम को जब टोटल करते हैं तो क्या आ जाता है, तो आ जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। फिर ग्रॉस टोटल इनकम में दो डिडक्शंस लेस करते हैं, 80C से 80U तक के जितने डिडक्शंस होते हैं उन सबको लेस करते हैं। और जैसे इन सबको लेस करेंगे क्या पता चल जाएगा, टैक्सेबल इनकम, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, टोटल इनकम। तो ये था पूरा हिसाब जो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये था कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। किसी को इसमें कोई इशू, कोई क्वेश्चंस? नहीं सर। नहीं ना। अब जो देखें हम लोग को, अब अगर हम लोग बात करें तो हमें क्या समझना है, स्टेटस ऑफ एन असेसी, ठीक है ना। असेसी का स्टेटस समझना है। तो असेसी के दो स्टेटस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले की बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें लीगल स्टेटस होता है, ठीक है। पहला होता है लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस आपने पूरा पढ़ा है, 7 तरह के असेसी होते हैं, ठीक। होता है लीगल स्टेटस। दूसरा क्या होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक। अब अगर हम लोग बात करते हैं क्या, लीगल स्टेटस हम क्यों पता लगाते हैं, वाई वी डिटरमाइन
लीगल स्टेटस ऑफ एन एसएससी, ठीक है ना। जरा इसको जरा समझिएगा, लीगल स्टेटस हम क्यों डिफाइन करते हैं या क्यों हम समझते हैं और हमें समझना क्यों चाहिए, ये अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लीगल स्टेटस देखिए आपको इसलिए पता लगाना होता है ताकि आप लोग ये डिटरमाइन कर सको, एक मिनट, टैक्स रेट, ठीक है ना। टैक्स रेट क्या लगेगा ये पता लगाने के लिए हम लोग लीगल स्टेटस का पता लगाते हैं कि सामने वाले का लीगल स्टेटस है क्या। तो लीगल स्टेटस आपने पढ़ा होगा, 7 तरह के पर्सन होते हैं, ठीक है ना, पढ़ा था। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो लीगल स्टेटस इसको हम लोग कहते हैं। अगर एसएससी का आपको लीगल स्टेटस पता होगा तभी आप किस रेट से उस पर टैक्स लगाना ये आप डिटरमाइन कर पाओगे। टू डिटरमाइन टैक्स रेट, क्लियर हो गया। लीगल स्टेटस हम क्यों पता